हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा लास्ट क्लास में हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था, असेसमेंट प्रोसीजर। असेसमेंट प्रोसीजर में बेटा हमने जो अभी तक फर्स्ट पार्ट बेटा इसका कंप्लीट कर दिया था। मैंने आपको 4 टाइप्स ऑफ असेसमेंट बताई थी, जिसमें सबसे पहले नंबर पे बेटा था सेल्फ असेसमेंट। तो सेल्फ असेसमेंट अंडर सेक्शन 140 ए बेटा हम लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की क्लास में बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं समरी असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट के बाद जब कोई करदाता अपनी रिटर्न फाइल करता है तो उसकी रिटर्न को बेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी चेक करेगा। तो कौन से सेक्शन के अंडर वो चेकिंग की जाती है? अंडर सेक्शन 143(1), जिसको बेटा हम समरी असेसमेंट बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास को। हाँ जी बेटा, कल की क्लास में हमने सेल्फ असेसमेंट बेटा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है जी। सेल्फ असेसमेंट का बेटा जो सेक्शन था, सेक्शन 140 ए। आज की क्लास में बेटा हमने स्टार्ट करना है समरी असेसमेंट। समरी असेसमेंट सेक्शन 143(1). समरी असेसमेंट के बारे में बेटा 2-3 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, समरी असेसमेंट आफ्टर सेल्फ असेसमेंट की जाती है। ठीक है जी। दूसरी बात, समरी असेसमेंट बेटा करता कौन है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सेल्फ असेसमेंट कौन करता है? बाय द असेसी हिमसेल्फ। एंड समरी असेसमेंट इज डन बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इट इज बेसिकली द प्रिलिमिनरी चेकिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। आईटीआर फाइल करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेटा उसको चेक करता है। कैसे चेक करेगा? जो भी सूचनाएं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास करदाता से संबंधित उपलब्ध उपलब्ध है, उन उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेटा असेसी की टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी की करेक्टनेस को वेरीफाई करेगा कि वो करेक्ट है या नहीं है। ठीक है। यदि उसमें किसी तरीके की कोई मिस्टेक होगी, अर्थमेटिकल एरर हो सकती है, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, प्लस माइनस की मिस्टेक हो सकती है, या कोई ऐसा हो सकता है कि असेसी ने कोई बेटा खर्चा गलती से ज़्यादा दिखा दिया हो, ठीक है, या कोई ऐसा क्लेम जो बुक्स में दिखाना रह गया हो, तो उसको बेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंसीडर करके असेसी की क्या निकालेगा? एडजस्टेड टोटल इनकम। और उसकी एडजस्टेड टोटल इनकम के बेस पे बेटा रिवाइज टैक्स लायबिलिटी निकाली जाएगी। दोबारा से उसकी टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन की जाएगी। ठीक है। तो कैसे करना है बेटा, देखिए समरी असेसमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहली बात, हाँ जी बेटा, समरी असेसमेंट क्या है? प्रिलिमिनरी चेकिंग। प्रिलिमिनरी का मतलब, हाँ जी बेटा, ये चेकिंग कौन करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा सबसे पहली पहली चेकिंग है ये। प्रिलिमिनरी इसलिए बोलते हैं, इसके बाद भी बेटा काफ़ी सारी आगे चेकिंग आएंगी। प्रिलिमिनरी चेकिंग अंडर समरी असेसमेंट, फिर बेटा डिटेल चेकिंग भी होती है। डिटेल चेकिंग होती है अंडर स्क्रूटनी असेसमेंट। तो इसके अंदर समरी असेसमेंट इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो बेटा चेकिंग की जाती है वो डिटेल में नहीं की जाती। ये नॉर्मल चेकिंग है, इसको प्रिलिमिनरी चेकिंग बोलते हैं। सिर्फ इसके अंदर ये देखा जाता है कि कैलकुलेशन से रिलेटेड प्लस माइनस की जो मिस्टेक्स हैं वो हैं या नहीं। ठीक है। देखो क्या लिखता है, इन दिस टाइप ऑफ असेसमेंट द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय द असेसी। करदाता ने बेटा जो भी सूचनाएं दी हैं, करदाता ने जो भी सूचनाएं भरी हैं किसमें? आईटीआर में, उसको क्रॉस चेक किया जाएगा। हाँ जी बेटा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको क्या करेगा? क्रॉस चेक करेगा। क्रॉस चेक किसकी हेल्प से करेगा? जो उसके पास सूचनाएं अवेलेबल हैं, इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास बेटा करदाता से संबंधित बहुत सारी सूचनाएं होती हैं। ठीक है। जैसे मैं सपोज करो कहीं पर एज एन एम्प्लॉय काम कर रहा हूँ, तो मैं गवर्नमेंट से कितनी सैलरी ले रहा हूँ इसका पता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी है। मेरी सैलरी के ऊपर मैं हर महीने कितना टीडीएस कटवाता हूँ उसकी सूचना भी गवर्नमेंट के पास है। ठीक है। मेरी बैंक में एफडी है, बैंक की एफडी की सूचना भी बेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है। उस एफडी के ऊपर कितना टीडीएस कटा वो सूचना भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है। तो कहने का मतलब करदाता से संबंधित बहुत सारी सूचनाएं किसके पास होती हैं? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास।
एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का फॉर्म है, फॉर्म 26AS। 26AS में मैंने पहले भी बताया था, 26AS एक ऐसा फॉर्म है जिसके माध्यम से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास करदाता से संबंधित लगभग सभी सूचनाएं पहुंच जाती है कि ये एसएससी साल में क्या किस किस साधन से पैसे कमा रहा है। ठीक है, तो उससे बेटा वेरीफाई करेगा, क्रॉस चेक करेगा। उसके बाद क्या होगा? हाँ जी बेटा, इस असेसमेंट की खास बात क्या है, समरी असेसमेंट की, इसके अंदर बेटा करदाता को डिपार्टमेंट में नहीं बुलाया जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेटा करदाता को अपने पास नहीं बुलाएगा, ना ही उससे कोई एविडेंस मांगा जाएगा, ना ही करदाता से किसी तरह का कोई एविडेंस मांगा जाएगा इन द फॉर्म ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स। ठीक है, क्योंकि बेटा ये प्रिलिमिनरी चेकिंग है। एविडेंस की बेटा जरूरत कब पड़ती है? एविडेंस की जरूरत पड़ेगी जब डिटेल्ड चेकिंग होगी, डिटेल्ड एग्जामिनेशन होगा। जब किसी के ऊपर बेटा डाउट हो कि ये टैक्स की चोरी करता है, तब डिटेल्ड एग्जामिनेशन की जाती है, तब उसे बुलाया भी जाएगा, उससे पूछताछ भी की जाएगी, उसके रिकॉर्ड्स भी चेक किए जाएंगे। बट समरी असेसमेंट में बेटा ऐसा नहीं किया जाता। ठीक है, ये सारी बातें मैंने कल की क्लास में भी बताई थी ब्रीफली। तो आज बेटा डिटेल में उसको एग्जाम में लिखना कैसे है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। एक समरी असेसमेंट की आपके माइंड में बेटा छोटी सी इमेज बन चुकी है। अब उसको आगे बढ़ाते हैं। अब आता है कि समरी असेसमेंट का बेटा प्रोसेस क्या है। बेटा बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, ध्यान से देखते जाइएगा। समरी असेसमेंट में बेटा क्या होता है, देखिए। सबसे पहले करदाता की बेटा इसमें टोटल इनकम या टोटल लॉस उसकी कैलकुलेशन की जाएगी। असेसी की रिवाइज्ड इनकम निकाली जाएगी। ठीक है, असेसी की बेटा रिवाइज इनकम, रिवाइज टोटल इनकम के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ एडजस्टमेंट्स करेगा। किस चीज़ की एडजस्टमेंट? हाँ जी बेटा, सबसे पहली एडजस्टमेंट किस चीज़ की है? अर्थमेटिकल एरर। अर्थमेटिकल एरर का मतलब होता है, हाँ जी बेटा, मिस्टेक रिलेटेड टू कैलकुलेशन, कैलकुलेशन मिस्टेक्स। इसको बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक भी आप लिख सकते हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक किस चीज़ की हो सकती है? प्लस की हो सकती है, माइनस की हो सकती है, उसको चेक करेगा। ठीक है, इनकरेक्ट क्लेम। हाँ जी बेटा, असेसी ने अपनी आईटीआर के अंदर कोई क्लेम किया हुआ है खर्चे का, कोई खर्चा दिखाया हुआ है और वो खर्चा गलत है। जैसे मान लीजिए असेसी एक बिजनेसमैन है। हाँ जी बेटा, असेसी एक बिजनेसमैन है और उसने अपनी बुक्स में क्या दिखाया हुआ है? प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स बेटा डिसअलाउड होता है। किसी भी बिजनेस की इनकम निकालते समय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों के अनुसार आप प्रोविजन फॉर टैक्स को खर्चों में नहीं दिखा सकते। तो ये इनकरेक्ट क्लेम है। असेसी ने इसको माइनस किया हुआ है, अपनी टोटल इनकम को रिड्यूस किया हुआ है इसकी हेल्प से। तो ये इनकरेक्ट क्लेम है। ऐसे ही मान लो बेटा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। मान लीजिए आपके बिजनेस के अंदर बेटा बैड डेट्स, कुछ पैसा डूब गया, उसको आपने खर्चों में दिखाया हुआ है। अकाउंट्स के रूल के हिसाब से तो बेटा दिखाते हैं हम, बट इनकम टैक्स रूल कहते हैं कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स नहीं दिखाना। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या होता है? जो पैसा डूबने की आशंका है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है जो पैसा डूबने की आशंका है उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखा सकते। हाँ, जो बैड डेट्स आपके वास्तव में हो चुके हैं, जो पैसा वास्तव में डूब चुका है, वो दिखाओ। बट जो डूबने की आशंका है, प्रोविजन किस लिए बनाया जाता है? प्रोविजन तो बेटा एक आशंका होती है। ठीक है, तो उसको आप नहीं दिखा सकते। तो ये इनकरेक्ट क्लेम है। अगर करदाता ने अपनी पुस्तकों में, बुक्स के अंदर बेटा इसको दिखाया हुआ है, तो ये उसने गलत दिखाया हुआ है, इसे इनकरेक्ट क्लेम कहेंगे। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप नहीं दिखा सकते, अपनी खुद की पूंजी पर ब्याज। यदि मान लीजिए मैं अपना पैसा लगाकर बिजनेस चला रहा हूं, तो अपनी खुद की पूंजी पर आप ब्याज नहीं दिखा सकते। हाँ, यदि आपने बैंक से लोन लेकर पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है, उस लोन के ऊपर जो ब्याज है बेटा वो आप दिखा सकते हो खर्चों में। बट खुद की पूंजी पर दिखाया गया ब्याज, ये बेटा अलाउड नहीं है, ये इनकरेक्ट क्लेम है। तो ऐसा कोई भी क्लेम जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को गलत लग रहा है, नाजायज लग रहा है, उसको बेटा वो मार्क कर लेगा। ठीक है, और उसके बेस पे वो आपकी रिवाइज इनकम भी निकालेगा उसकी एडजस्टमेंट करके। अच्छा, और बेटा क्या क्या मिस्टेक हो सकती हैं, देखिए। और क्या करेगा समरी असेसमेंट में? हाँ जी बेटा, एक्सेस क्लेम। एक्सेस क्लेम का मतलब बेटा क्या होता है? एक्सेस क्लेम ऑफ एक्सपेंसेस और डिडक्शन। हाँ जी बेटा, सपोज कीजिए
आपने बेटा अपनी आईटीआर के अंदर, करदाता ने अपनी आईटीआर में क्या किया हुआ है, स्टैंडर्ड डिडक्शन दिखा दी। स्टैंडर्ड डिडक्शन बेटा 60,000 दिखाई हुई है, ठीक है, जबकि स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड है 50,000। सैलरी हेड की बात कर रहा हूँ बेटा, सैलरी हेड पे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की अलाउड है, जबकि करदाता ने कितने रुपए दिखाए हुए, 60,000। तो गलत दिखाए हुए, 10,000 रुपये फालतू दिखाए हुए। इसको बोलते हैं एक्सेस क्लेम। ऐसे खर्चे या ऐसी डिडक्शन जो अलाउड तो हैं, परंतु वो ज़्यादा दिखाए हुए, एक्सेस में दिखाए हुए। यहाँ तो बेटा अलाउड ही नहीं था, ये तो अलाउड ही नहीं है। ये अलाउड तो हैं, बट ज़रूरत से ज़्यादा दिखा। जैसे और लेते हैं, डेप्रीसिएशन। असेसी ने अपनी बुक्स में डेप्रीसिएशन दिखाया हुआ है। असेसी ने बेटा अपनी बुक्स में डेप्रीसिएशन दिखा रखा है 30,000, ठीक है, जबकि इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से डेप्रीसिएशन बनता है बेटा 20,000। इनकम टैक्स के रूल कहते हैं कि डेप्रीसिएशन 20,000 रुपये लगना चाहिए, जबकि असेसी ने अपनी बुक्स में बेटा कितना दिखाया हुआ है, 30। कितने रुपए फालतू दिखाया हुआ है, 10,000। इसे बोलते हैं एक्सेस क्लेम। ये बेटा कैसा क्लेम है, एक्सेस। तो ऐसी चीजों को देखा जाएगा समरी असेसमेंट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। तो उसके बाद इन सब चीजों की एडजस्टमेंट बेटा की जाएगी। अच्छा, उसके बाद बेटा क्या किया जाएगा, इन सभी चीज़ों की, जैसे अभी ये बताया मैंने, इन सब चीज़ों को, अर्थमेटिकल एरर, इनकरेक्ट क्लेम और इनकी एडजस्टमेंट करने से पूर्व पहले असेसी को बेटा सूचना भेजी जाएगी। असेसी को सूचित किया जाएगा, किसके द्वारा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। भाई हम आपकी टोटल इनकम को रिवाइज करने जा रहे हैं, ठीक है, उसमें एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं, किन किन चीज़ों की, वो लिख के भेजेगा। भाई ये चीज़ें आपकी, ये हमने मिस्टेक मिली हैं कुछ, तो उन मिस्टेक्स को हम ठीक करने जा रहे हैं। यदि आपको किसी तरीके का ऑब्जेक्शन है तो उसको 30 दिन के अंदर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित कर सकते हो। तो असेसी को बेटा एक मौका दिया जाएगा, रेज द ऑब्जेक्शन, ठीक है। यदि असेसी को किसी तरह का ऑब्जेक्शन है, किसके अगेंस्ट, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेटा चीज़ें ठीक करने जा रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो एडजस्टमेंट करने जा रहा है, इन एडजस्टमेंट से रिलेटेड किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन है, तो असेसी को 30 दिन का समय दिया जाएगा। और उसके पास ये जो सूचना भेजी जाती है वो बेटा पोस्ट, बाय पोस्ट भी भेजी जा सकती है, या इलेक्ट्रॉनिक मोड, आजकल एसएमएस वगैरह आ जाते हैं, या मेल के जरिए आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या होगा, यदि करदाता को बेटा किसी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन है तो वो 30 दिन के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित करेगा। यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बेटा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, 30 दिन बीत गए, 30 दिन बेटा बीत गए, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करदाता से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि करदाता क्या है, साइलेंट है। हाँ जी बेटा, करदाता क्या है, साइलेंट है, ठीक है। और हमने लॉ में पढ़ा हुआ है, चुप्पी को बेटा सहमति माना जाता है। यदि किसी मैटर को लेकर आप साइलेंट हो तो चुप्पी को भी बेटा क्या माना जाता है, एक तरह से सहमति माना जाएगा आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हाँ जी बेटा, द अबव एडजस्टमेंट, यदि 30 दिन के अंदर भी करदाता रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो वो सारी एडजस्टमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कर दी जाएंगी, और करदाता की क्या निकाली जाएगी, एडजस्टेड टोटल इनकम, ठीक है बेटा। करदाता की रिवाइज टोटल इनकम कह लीजिए, या एडजस्टेड टोटल इनकम, किसके द्वारा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। उसके बाद उसके बाद बेटा क्या होगा, फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, रिवाइज्ड इनकम के बेस पे, जो एडजस्टेड टोटल इनकम बेटा आई है ये, इसके बेस पे करदाता का टैक्स निकाला जाएगा, और इंटरेस्ट और पेनल्टी, टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी भी बेटा लिख लेना, या फीस बोलते हैं, इफ एनी, ठीक है, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। और फिर बेटा क्या किया जाएगा, यदि करदाता का किसी तरीके का कोई टैक्स बन रहा है या कोई रिफंड बन रहा है, उसकी सूचना उसके पास भेजी जाएगी। हाँ जी बेटा, इंटीमेशन का मतलब क्या होता है, इंटीमेशन का मतलब होता है सूचना भेजना। टैक्स पेयर के पास बेटा सूचना भेजी जाएगी, किस चीज़ की, कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ आपका इतने रुपए और बकाया है, कृपया उसे जमा करवाओ, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसका रिफंड बनता हो, जरूरी नहीं है टैक्स लायबिलिटी बनेगी बेटा, रिफंड भी बन सकता है। तो अगर रिफंड बनेगा तो भी सूचना भेजी जाएगी, दोनों ही केसेस में सूचना भेजना जरूरी है, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ करदाता की लायबिलिटी बनती हो, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ उसका क्या बनता हो, रिफंड बनता हो, ठीक है। रिफंड अगर बनता होगा तो बेटा उसको दे दिया जाएगा, और यदि उसकी एक्स्ट्रा टैक्स लायबिलिटी बनती है तो उससे ले ली जाएगी,
देखिए, हाँ जी बेटा, आगे क्या कहता है, रिफंड विल बी ग्रांटेड टू द असेसी, रिफंड जो है उसको दे दिया जाएगा। चलिए, या अगर टैक्स लायबिलिटी आगे ये भी लिख सकते हो, टैक्स लायबिलिटी बनती है तो वो उससे ले ली जाएगी, उसके लिए उसको नोटिस ऑफ डिमांड भेजा जाएगा। अब देखिए, हाँ जी बेटा, अब ये आता है कि समरी असेसमेंट में जो रिफंडेबल अमाउंट या अमाउंट पेबल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। देखो बेटा, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले अभी जो मैंने प्रोसेस लिखवाया उसी प्रोसेस की बात करते हैं। सबसे पहले अमाउंट ऑफ टैक्स और इंटरेस्ट और पेनल्टी बेटा दोबारा से कैलकुलेट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। फिर बेटा एडवांस टैक्स पेड, उसमें से माइनस करेंगे, टीडीएस माइनस करेंगे, कोई रिलीफ दिया गया है। और अंडर सेक्शन 140 ए, अंडर सेक्शन 140 ए जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स चुकाया था उसने, क्योंकि समरी असेसमेंट से बेटा पहले वो करदाता सेल्फ असेसमेंट के अंडर क्या पे कर चुका है, टैक्स। इंटरेस्ट भी बेटा वो पे कर चुका है अंडर सेक्शन 234 ए, पेनल्टी भी वो पे कर चुका है अंडर सेक्शन 234 एफ। तो ये बेटा जो पेनल्टी और जो इंटरेस्ट जो मैंने कल की क्लास में बताया था, आपको कैलकुलेट करना भी सिखाया था, और जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स वो उसका बेटा माइनस कर दिया जाएगा, और फिर उसका रिफंड या जो अमाउंट बनेगा टैक्स लायबिलिटी वो बेटा आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए, हाँ जी बेटा, इसको मैं एक एग्जांपल से लेता हूँ। ये बेटा नहीं लिखनी, ये सेल्फ असेसमेंट की लाइन है, ये यहाँ पर गलती से आ गई है, इसे मत लिखना। ये इंटरेस्ट वैसे लिखा हुआ है 1%। हाँ जी बेटा, देखिए आगे चलते हैं बेटा। हाँ देखिए, अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उस एग्जांपल की हेल्प से बेटा आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, लो बेटा, ये बेटा कोई एसएससी है, मिस्टर एक्स। ठीक है बेटा, और मिस्टर एक्स की प्रीवियस ईयर, ये बेटा प्रीवियस ईयर है 19-20, 2019-20। ठीक है, और ये बेटा असेसमेंट ईयर है 20-21। सबसे पहले मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि मिस्टर एक्स ने इस साल में, प्रीवियस ईयर 19-20 में मिस्टर एक्स ने जो पैसा कमाया उसकी बेटा टोटल इनकम मैं ले रहा हूँ। मान लीजिए मिस्टर एक्स की टोटल इनकम बेटा है रुपीज़ 7 लाख, 7 लाख रुपए बेटा उसकी टोटल इनकम है। ठीक है जी। अच्छा, प्रीवियस ईयर के दौरान एडवांस टैक्स बेटा 20,000 का एडवांस टैक्स वो दे चुका। टीडीएस, उसकी कुछ इनकम ऐसी हैं जो बेटा टीडीएस के दायरे में आती हैं, जिनके ऊपर बेटा सपोज करो 15,000 रुपये टीडीएस कटा हुआ है, तो ये दोनों बेटा वो पेमेंट कर चुका है टैक्स की, एडवांस टैक्स के माध्यम से और टीडीएस के माध्यम से। अब बेटा उसकी जो टोटल इनकम है 7 लाख रुपए है। ये हमारा ईयर शुरू हो गया असेसमेंट ईयर, जिस साल में उसकी इनकम पे टैक्स की कैलकुलेशन की जानी है, 1/4/20 से लेकर और 31/3/21। अब बेटा ध्यान से सुनिएगा, हुआ क्या, ये बेटा उसकी डेट है, डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर। हाँ जी बेटा, यहाँ मैं लिख देता हूँ। हाँ जी बेटा, ये है 31 जुलाई, 31 जुलाई 20। आप एज्यूम कर लो ये उसकी बेटा लास्ट डेट है, लास्ट डेट ऑफ आईटीआर फाइलिंग। ठीक है बेटा, आईटीआर भरने की लास्ट डेट उसकी ये है। और उसने बेटा भरी कौन सी डेट को, उसने आईटीआर भरी अक्टूबर में, मान लेते हैं 16/10, 16/10/20 को बेटा उसने आईटीआर भरी है। ये है एक्चुअल डेट, एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर। ठीक है, हाँ जी बेटा। और फिर क्या हुआ, ये बेटा एक तरह से ये कह सकते हो सेल्फ असेसमेंट हो गई, सेल्फ असेसमेंट। यहाँ पे जब वो आईटीआर फाइल कर रहा है तो ये सेल्फ असेसमेंट हो गई अंडर सेक्शन 140 ए। अब सेल्फ असेसमेंट होने के बाद फिर बेटा क्या होगा, फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसकी रिटर्न की चेकिंग की अंडर सेक्शन 143(1). हाँ जी बेटा, देखिए
अब बेटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हाँ जी बेटा, अंडर सेक्शन 143(1) कौन सी असेसमेंट बेटा की गई? समरी असेसमेंट। ठीक है जी, समरी असेसमेंट की गई। और कौन सी डेट को की गई बेटा? मैं ले लेता हूँ, सपोज करो 15 मार्च। 15 मार्च को 15 मार्च 21 को बेटा उसकी समरी असेसमेंट की गई, जिसके अंतर्गत, हाँ जी बेटा, उसकी जो रिवाइज टोटल इनकम है, हाँ जी बेटा, मिस्टर एक्स की जो रिटर्न है उसकी रिवाइज टोटल इनकम कितनी निकाली? एडजस्टेड टोटल इनकम कह लो या रिवाइज या एडजस्टेड भी कह सकते हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो उसकी इनकम थी ना 7 लाख रुपए जो उसने डिक्लेयर की थी, उस इनकम को बेटा बढ़ा दिया, क्योंकि उसकी बुक्स में कुछ फॉल्स क्लेम थे, उसने जानबूझ के कुछ खर्चे दिखाए हुए थे, जानबूझ के अपनी इनकम को रिड्यूस करने के लिए। और उसकी बुक्स में बेटा कुछ अर्थमेटिकल एरर भी थी, कैलकुलेशन से संबंधित मिस्टेक, और उसकी टोटल इनकम कितनी बनती है? 8 लाख। अब देखो, अब हमने कैलकुलेशन करनी है उसका कितना टैक्स बनेगा अंडर समरी असेसमेंट। थोड़ी देर के लिए बेटा आप समरी असेसमेंट को भूल जाओ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप समरी असेसमेंट को भूलते हुए सेल्फ असेसमेंट में बेटा आ जाओ। तो पहले मैं बात करता हूँ सेल्फ असेसमेंट उसकी कैसे हुई होगी। तो बेटा इसको दो हेडिंग में हम कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं दे रहा हूँ सेल्फ असेसमेंट अंडर सेक्शन 140A। हाँ जी बेटा, सबसे पहले एसएससी की सेल्फ असेसमेंट हुई होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, सेल्फ असेसमेंट बेटा 16/10 को हुई है, 16 अक्टूबर को उसने आईटीआर फाइल किया, जबकि लास्ट डेट क्या थी? 31/7। तो कितना लेट हो गया, पहले तो वो देखते हैं डिले कितना किया। यहाँ से यहाँ तक का बेटा गैप निकाल लो। हाँ जी बेटा, ये हो गया पीरियड ऑफ डिले। पीरियड ऑफ डिले बेटा कितना है? हाँ जी बेटा, अगस्त, सितंबर और 2 महीने, 2 मंथ्स, और बेटा 10 डेज, 16 डेज। ठीक है, 2 महीने 16 दिन, इसको बेटा कितने मंथ्स में कन्वर्ट कर देंगे? 3 मंथ्स, क्योंकि पार्ट ऑफ द मंथ को क्या माना जाता है? फुल मंथ माना जाता है। तो 3 महीने बेटा लेट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल्फ असेसमेंट के अंडर असेसी को क्या क्या पे करना पड़ेगा। पहले तो उसका टैक्स निकाल दें बेटा 7 लाख पे। ठीक है, टैक्स ऑन 7 लाख। हाँ जी बेटा, कैसे निकालेंगे? पहले 2.5 लाख पे, पहले 2.5 लाख तक तो बेटा नील, पहले 2.5 लाख तक नील। अगले 2.5 लाख पे, अगले 2.5 लाख पे बेटा 5%, 12,500 बनेगा। 5 लाख पे बेटा टैक्स लग गया। उसकी इनकम है 7 लाख। मैं ये मान रहा हूँ कि सारी की सारी उसके सामान्य आय है, स्पेशल इनकम इसमें लॉटरी या कोई स्पेशल इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वगैरह नहीं है। तो यहाँ बेटा बचे कितने? 2 लाख। 2 लाख पे उसका टैक्स लगेगा बेटा 20%। 5% के बाद सीधा हमारा टैक्स का रेट 20% है, यानी कि 40,000 हो गया। तो टैक्स बेटा कितना बना? 52,500 रुपये बन गया। 52,500 में बेटा 4%, 4% बेटा ऐड कर दो सेस के, तो 52,500 का बेटा 4% कितना बनेगा? हाँ जी बेटा, 4×5 = 20, 2, ये बेटा आई थिंक 2100 रुपये बनेगा। ठीक है जी, 52,500 का 4%। हाँ जी बेटा, 2100 रुपये बेटा ये बन गया। तो एक तरह से बेटा उसका 54,600 रुपये ग्रोस टैक्स आ गया। ये बेटा ग्रोस टैक्स आ गया। अब सुनिए, ग्रोस टैक्स के अलावा लेस, हाँ जी बेटा, उसका उसने जो एडवांस टैक्स पे कर रखा है, एडवांस टैक्स बेटा 20,000 पे वो पे कर रखा है उसने, और टीडीएस के माध्यम से 15,000 पे पहले गवर्नमेंट के पास ये भी गए हुए हैं। तो 35,000 बेटा माइनस कर देंगे 54,600 में से बेटा 20,000, तो ये माइनस करो, तो 34,600, 34,600 में से बेटा 15, 34 में से 15 गया, हाँ जी बेटा, 19,600 रुपये बेटा बच जाएगा। ठीक है, 19,600 रुपये उसकी नेट टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। ये बेटा एक तरह से आ गया सेल्फ असेसमेंट टैक्स।
ये उसका क्या आ गया, सेल्फ असेसमेंट टैक्स बेटा बन गया अंडर सेक्शन 140A। अब बेटा ध्यान से सुनना, ये जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स बना ये तो उसे देना ही पड़ेगा। इसको मैं ग्रीन कलर से बेटा दिखा देता हूँ, जो उसको पेमेंट करनी है ना ग्रीन से, लो जी एक तो ये पेमेंट करनी। अब साथ में देखो बेटा उसको और क्या पे करना पड़ेगा। अब क्योंकि उसने अपनी आईटीआर लेट फाइल की है तो पेनल्टी भी लगेगी, और पेनल्टी के साथ साथ बेटा और क्या लगेगा, पेनल्टी के साथ साथ इंटरेस्ट भी लगेगा। तो पहले इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेता हूँ मैं, ये तो टैक्स हो गया, ठीक है। इसको बेटा मैं इक्वेशन 1 कर देता हूँ, चलो इसको, इस अमाउंट को मैं फर्स्ट कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। हाँ जी बेटा, ये तो हो गया बेटा टैक्स की कैलकुलेशन। अब मैं सेकंड नंबर पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बेटा किस पे लगेगा, 19,600 पे। ये पैसा उसने लेट चुकाया है, ये पैसा उसने लेट चुकाया है। कितने महीने लेट, 3 महीने, 3 महीने का ब्याज और 1%। हाँ जी बेटा, तो कितना इंटरेस्ट बन जाएगा बेटा, इंटरेस्ट निकाल लो, 196 इंटू 3, 588 रुपये बेटा बनेगा। 588 रुपीज़ बेटा उसको इंटरेस्ट के पे करने पड़ेंगे। बट ये ध्यान रखना, इंटरेस्ट निकालने से पहले बेटा जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स का अमाउंट है वो उसको 100 के मल्टीपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट ये ऑलरेडी 100 के मल्टीपल में है तो इसलिए हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा अब आ जाओ बेटा इंटरेस्ट के बाद, अब क्या लगेगी, पेनल्टी। पेनल्टी अंडर सेक्शन, इंटरेस्ट तो बेटा कौन से सेक्शन में लगा, 234A। फिर पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी बेटा कौन से सेक्शन में, 230F। 230F की जो पेनल्टी है, सुनिए ध्यान से, पेनल्टी के बारे में बेटा मैंने बताया था। अगर आप ड्यू डेट, लास्ट डेट तक अपनी आईटीआर नहीं भरते परंतु 31 दिसंबर से पहले भर देते हो, और आपकी इनकम 5 लाख से कम है, 5 लाख से कम है तो बेटा 1,000 रुपये पेनल्टी है, 1000। और अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो उस केस में बेटा 31 दिसंबर से पहले पहले आपकी पेनल्टी है 5,000। तो आप ये देखो, आपकी सबसे पहले अपनी टोटल इनकम देखो, तो आपकी टोटल इनकम बेटा ज़्यादा है, 5 लाख से ज़्यादा है, तो पेनल्टी बेटा 5,000 की लग जाएगी। 5,000 रुपये बेटा, बेटा पेनल्टी के भी बहुत मोटा अमाउंट है जी, पेनल्टी का भी। चलो इसे बेटा, तो 3 अमाउंट हो गए बेटा, एक तो टैक्स का अमाउंट हो गया, एक ये हो गया, और ये तो टोटल। हाँ जी बेटा, टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा इस डेट को, 16/10 को। हाँ जी बेटा 16/10 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास 19,600 प्लस 5,000 प्लस बेटा 588, इन तीनों अमाउंट को बेटा ऐड कर लेते हैं। तो ये आएगा 8, 8, 5 एंड 6, 11, 1। ये बेटा 25,188 रुपये बनेंगे। 25,188 रुपये अंडर सेल्फ असेसमेंट टैक्स मिस्टर एक्स को पे करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, लो मैं लिख देता हूँ, सेल्फ असेसमेंट टैक्स के अंडर टोटल कितना रुपया चला गया, 25,188। अब बेटा सुनिए, अब क्या हुआ कि मिस्टर एक्स ने जो आईटीआर, ये तो बेटा उसने अपनी कैलकुलेशन खुद की है। सेल्फ असेसमेंट का मतलब जब कोई करदाता अपनी रिटर्न खुद फाइल करता है। अब बेटा खुद फाइल की गई रिटर्न में तो हो सकता है उसने कुछ काम अपने फेवर में किए होंगे, कुछ खर्चे बेटा उसने बढ़ा चढ़ा के दिखाए होंगे अपनी इनकम को कम करने के लिए, ठीक है। कुछ उसने जानबूझ के, हो सकता है अर्थमेटिकल एरर, कैलकुलेशन मिस्टेक भी की हो। तो उसकी आईटीआर की बेटा क्या की गई, चेकिंग की गई। करदाता की आईटीआर की चेकिंग की गई बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देखा कि उसकी टोटल इनकम तो 8 लाख बनती है, ठीक है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब क्या करेगा, हाँ जी बेटा, अब सुनिए ध्यान से। सेल्फ असेसमेंट टैक्स तो किसने किया था बेटा, बाय असेसी। अब मैं बात कर रहा हूँ, हाँ जी बेटा, अब मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ समरी असेसमेंट की। समरी असेसमेंट बेटा कौन करेगा, ध्यान से सुनिएगा। समरी असेसमेंट करता है डिपार्टमेंट। लो जी, ये कार्यवाही जो है बाय
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा की जाती है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेटा जब ये कार्यवाही करेगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसकी रिवाइज इनकम कैलकुलेट की। करदाता ने तो अपनी इनकम 7 लाख रुपए शो की हुई है, डिस्क्लोज की हुई है, बट जबकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसकी आईटीआर में कुछ मिस्टेक्स पकड़ी और उसकी रिवाइज इनकम कितनी निकाली है, 8 लाख। अब 8 लाख पे बेटा टैक्स निकालेगा। देखो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, इस 8 लाख पे टैक्स निकालेगा। तो 8 लाख पे बेटा टैक्स कितना बनेगा, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं टैक्स ऑन 8 लाख। हाँ जी बेटा 8 लाख पे टैक्स बनेगा। पहले 2.5 लाख तो बेटा नील, अगले 2.5 लाख तक बेटा 12,500। ये नील और 12,500 तो बेटा एज इट इज लिख लेना, ठीक है। ये पहले 5 लाख तक तो 12,500 आ गया। अब बचा कितना, हाँ जी बेटा बचेगा कितना बेटा, 5 लाख के बाद 3 लाख और बचेंगे। तो अगले 3 लाख पे यहाँ बनना था 3 लाख का 20%, यहाँ बेटा आना था 60,000। तो 72,500 रुपये, हाँ जी बेटा सुनिए, 72,500 रुपये ये बेटा उसका टैक्स बनता है। और इसके अंदर 4% बेटा सेस भी जुड़ेगा। 4% बेटा इसका कर दो 72,500 का। ये बेटा 2900 बनेगा। इसको बेटा ऐड कर लेते हैं। 75,400 रुपये बेटा उसका ग्रोस टैक्स बनता है, ठीक है जी। इतने रुपये बेटा लाइबिलिटी बनती है। अच्छा साथ में अब ये भी देखना पड़ेगा, हाँ जी बेटा ये तो टैक्स बन गया, ठीक है। अब साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि उसका, हाँ जी बेटा इंटरेस्ट कितना बनेगा। 75,400 रुपये बेटा उसका क्या बना है, टैक्स। इसमें से बेटा फिर क्या होगा, लेस लेस बेटा एडवांस टैक्स और टीडीएस। एडवांस टैक्स बेटा उसने 20,000 रुपये दे रखा था, उसकी एडजस्टमेंट कर दो, और 15,000 रुपये टीडीएस की। तो उसका बेटा 35,000 रुपये माइनस हो जाएंगे। 75,400 में से बेटा 35,000 माइनस करके 40,400 रुपये बेटा आ जाएगा। ये उसका नेट टैक्स ये बनता था। ये वो अमाउंट है जो मिस्टर एक्स को पे करना चाहिए एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। अब क्या होगा, अब बेटा ध्यान से सुनना, इस 40,400 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होगा, ऐड इंटरेस्ट। हाँ जी बेटा ऐड क्या होगा, हाँ जी बेटा देखिए अब यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्ट बेटा कहाँ से कहाँ तक लगेगा। इस 40,400 के ऊपर एक बार डिपार्टमेंट क्या करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेटा इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेगा। कहाँ से कहाँ तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, ये अब सोचने वाली बात है। इंटरेस्ट बेटा जो कैलकुलेट किया जाएगा, ध्यान से समझिएगा, वो बेटा कैलकुलेट होगा जिस डेट को आईटीआर भरी जानी थी, इस डेट से लेके और जिस डेट को समरी असेसमेंट की गई है। हाँ जी बेटा कितना ब्याज बनेगा, यहाँ तक का बेटा टाइम गैप निकाल लो। कहाँ से कहाँ तक का टाइम गैप निकालना है, लो बेटा मैं मार्क कर देता हूँ। इसको बेटा मैं डिफरेंट कलर से कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। हाँ जी बेटा इंटरेस्ट यहाँ से बेटा कैलकुलेट होगा, और जिस डेट को ये हो गया, तो यहाँ पे बेटा सुनिए, यहाँ जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा कितने टाइम पीरियड का, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और 15 मार्च। बेटा ये बनेंगे 7.5 महीने, ठीक है जी। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और 15, हाँ जी बेटा 7.5 महीने बेटा बन रहे हैं। लो मैं लिख देता हूँ। हाँ जी बेटा कितने, 7.5 मंथ्स। तो इसको बेटा 8 मंथ्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, एक बार तो बेटा 8 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दे, ठीक है। कितने के ऊपर, 40,400 रुपये के ऊपर। 40,400 रुपये जो आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी बनती है, इसके ऊपर बेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 1% के हिसाब से और 8 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेगा। तो 40,400 का बेटा 8% बनेगा
32 बेटा बनेगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये तो बेटा हो गया अंडर सेक्शन 234A। साथ में बेटा पेनल्टी भी लगेगी। पेनल्टी का अमाउंट बेटा सुनो, पेनल्टी उसकी जो टोटल इनकम है, पहले चेक करो टोटल इनकम बेटा 5 लाख से क्या है, टोटल इनकम बेटा 5 लाख से ज़्यादा है। टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो पेनल्टी कितने की लगेगी, पेनल्टी बेटा 5,000 की ही लगेगी। और उसने अपनी ITR कब भर दी थी, ITR तो अक्टूबर में भर दी थी, तो एक बार बेटा 5,000 रुपये पेनल्टी भी जोड़ देंगे। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसकी बेटा कैलकुलेशन करी तो 48,632 रुपये बेटा बनते हैं। 48,632 रुपये ड्यू बनता है किसकी तरफ, एक्स की तरफ। अब ये देखो लेस, हाँ जी बेटा, सेल्फ असेसमेंट पे कितना दे चुका, अब इसमें से वो अमाउंट माइनस कर दो जो सेल्फ असेसमेंट पे वो दे चुका है। हाँ जी बेटा, सेल्फ असेसमेंट पे बेटा वो कितने रुपए दे चुका, देखो 25,188 रुपये बेटा दे चुका है। किस किस चीज़ के हैं ये, ब्याज के भी थे बेटा। हाँ जी बेटा, 25,188 रुपये बेटा वो दे चुका है। तो लेस क्या कर देते हैं हम, एडजस्टमेंट, एडजस्टेड अमाउंट। ठीक है, 25,188 रुपये बेटा वो दे चुका है, जिसमें ब्याज भी शामिल था, जिसमें पेनल्टी भी शामिल थी 5,000 और सेल्फ असेसमेंट टैक्स 19,600 रुपये। तो ये बेटा माइनस कर देंगे, तो इसका मतलब उसका टैक्स बेटा कितना बनेगा, फाइनल जो उसका टैक्स बनेगा समरी असेसमेंट के अंडर वो निकाल लेते हैं। 48,632 में से बेटा 25,188, लो बेटा 48,632 में से 25,000 बेटा 188, 23,444। हाँ जी बेटा देख लो, इसमें आ गया जी 23,444। चलिए, तो ये बेटा मैंने कैलकुलेट कर लिया है कैलकुलेटर पे, 23,444 रुपये बेटा आ गया। तो ये मैं बेटा लिख देता हूँ ये। तो ये जो 23,444 है ये बेटा क्या है, 23,444 रुपये है अमाउंट टू बी पेड, अमाउंट टू बी पेड बाय द असेसी मिस्टर एक्स अंडर समरी असेसमेंट। ठीक है बेटा, ये अमाउंट उसे पे करना पड़ेगा। हालांकि बेटा इस तरह का जो ये सारी चीज़ मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए ली हैं, एग्ज़ाम में हो सकता है बेटा इतनी डीप बातें ना पूछे, एग्ज़ाम के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते नॉर्मली, बट आपको समझाना ज़रूरी है, चीज़ों को बेटा अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, लाइफ में रट्टा काम नहीं आएगा कभी भी। तो होप सो बेटा आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब एक लास्ट बात बेटा और बतानी है, उसके बाद ये हमारा लेक्चर ओवर हो जाएगा। हाँ जी बेटा, जो टाइम लिमिट है समरी असेसमेंट की बेटा, जो टाइम लिमिट रखी गई है विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हर हाल में 1 साल के अंदर अंदर समरी असेसमेंट ऑर्डर पास करना पड़ेगा। कौन से सेक्शन के अंडर, 143(1) के अंडर, विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच ITR इज फाइल्ड। हाँ जी बेटा, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, जिस ईयर में ITR फाइल की गई है। ITR बेटा फाइल की गई थी 2021 में, 19-20 की इनकम पे ये बेटा हमारा असेसमेंट ईयर था। असेसमेंट ईयर 2021 कह लो या ITR फाइलिंग ईयर कह लो, ये बेटा हमारा ITR फाइलिंग ईयर था। ठीक है, जिस ईयर में ITR फाइल की गई है, ठीक है, विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द एंड, इस साल के एंड से 2020-21 का बेटा एंड क्या बनेगा, 2020-21 का एंड बनेगा 31/3/21। इस डेट से 1 साल के अंदर, इस डेट से 1 साल के अंदर बेटा मतलब कि 31/3/22 तक। हाँ जी बेटा, इस पीरियड के बीच में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को समरी असेसमेंट करनी होगी। समरी असेसमेंट जो की जाती है इस पीरियड के बीच में। लो बेटा, इस पीरियड, ये मैक्सिमम टाइम है, की तो बेटा इससे पहले भी जा सकती है, जैसे मैंने अपने एग्जांपल में 15 मार्च को ही दिखा दी। हाँ जी बेटा, मैंने अपने एग्जांपल में 15 मार्च को समरी असेसमेंट दिखाई है, की तो पहले भी जा सकती है, बट मैक्सिमम टाइम बताया हुआ है कि कितने टाइम पीरियड के अंदर करना जरूरी है। ये बेटा समरी असेसमेंट का
टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के अंदर हो जानी चाहिए। चलिए, तो आज की क्लास में बेटा हमने क्या डिस्कशन किया पूरी क्लास में, समरी असेसमेंट क्या होती है। समरी असेसमेंट के अंडर सेक्शन 143 के अंडर करदाता का टैक्स लायबिलिटी या रिफंड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। और समरी असेसमेंट के लिए जो टाइम लिमिट रखी गई है गवर्नमेंट के द्वारा इनकम टैक्स, वो कितनी है। तो होप सो बेटा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो चलिए बेटा आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच।